हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग भौतिक विज्ञान में जो कुछ पढ़ रहे थे उसमें एक हिस्सा था समतल दर्पण का, और समतल दर्पण हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो दर्पण का जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, वो है स्फेरिकल मिरर, जिसका मतलब होता है गोलीय दर्पण। तो अब आज हम समझेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। पर इस क्रम में ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें जो बेसिक परिभाषाएं हैं समतल दर्पण से संबंधित, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, यानी हम लिखाएंगे नहीं, बता देंगे चीज़ों को। चलिए आइए देखते हैं, आप समझ जाएंगे हम कह क्या रहे हैं। हम बताना ये चाहते थे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कांच का एक खोखला गोला है। आप इसका मतलब समझते होंगे, ये कांच का एक खोखला गोला है ना। और इस कांच के खोखले गोले को हमने किया क्या, इसे काट के एक हिस्सा निकाल लिया। तो इस कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा हमने काट के निकाला और उसके एक सिरे पर हमने कर दिया पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट। या इसी प्रकार हम इस हिस्से पे कर सकते थे पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमें दो दर्पण मिल गए। दो दर्पण कैसे कैसे मिले? एक दर्पण हमें ऐसा मिला है जिसमें जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, और जो दूसरा दर्पण हमें मिला है इसमें जो परावर्तन होने वाला है वो होगा दबे हुए तल से। तो हमें एक बात स्पष्ट समझ में आ गई कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक में उभरा हुआ से परावर्तन होगा और एक में दबे हुए से। तो एक को हम बोलेंगे कॉनकेव और एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स। यानी हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो एक दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरे को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इसका मतलब क्या था? अगर अब आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं अगर हमें समझना है तो गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का, ये कांच का खोखला गोला था, इसका काटा हुआ एक हिस्सा है। यानी गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है, एक काटा गया हिस्सा होता है, जिसके एक सिरे पे हमने सबसे पहले क्या किया था डियर, बताइएगा। हमने यहाँ पर क्या किया था? हमने यहाँ किया था पारे की कलई, और पारे की कलई करने के पश्चात हमने यहाँ पर कर दिया है लाल ऑक्साइड का पेंट। तो पारे की कलई व लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दर्पण। और ये बातें हमने समतल दर्पण बनाते वक्त समझ लिया था, है ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हो गया गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें। अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण में और क्या क्या बातें होती हैं। देखिएगा, तो जो गोलीय दर्पण आपने बनाया कितने प्रकार का था डियर? दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। इसमें परावर्तन उभरे तल से होगा और इसमें परावर्तन दबे तल से होगा। अगर आपको अपना चेहरा देखना है तो अब इधर तो देखेंगे नहीं, इधर पेंट किए हैं, इधर देखेंगे तो परावर्तन इधर होगा, प्रतिबिंब इस साइड से देखेंगे, इसका मतलब उभरे तल से पूरी कहानी है। तो उत्तल और दबा तल तो अवतल। चलिए देखते हैं आगे। बाकी प्रकाश के परावर्तन का नियम पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और सेकंड क्या था? सेकंड था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बेसिक बात थी। अब आगे समझते हैं इसमें कहानी और क्या है। दरअसल अगर मान लीजिए कि हम आपको कोई एक दर्पण दे दें और यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसा आप जानते हैं पारे की कलई, और साथ में क्या किया है हमने लाल ऑक्साइड का पेंट किया है। तो इसका जो ये तल है, जैसे अगर ये दर्पण का इतना हिस्सा हम काट के निकाले थे और अगर कलई हम सिर्फ इतने में करते तो ये हिस्सा केवल कहलाता परावर्तक तल। क्या कहलाता? परावर्तक तल, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इसी वाले तल से होने वाला है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच वाला बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो एक दर्पण की छोटी सी परिभाषा हमें मिली, दर्पण का ध्रुव।
तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या बोलेंगे? ध्रुव। अगली परिभाषा यहाँ पे क्या बन सकती है? दरअसल जो ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को हमने काटा किससे है? किसी गोले से काटा था, और उस गोले का जो केंद्र होता है वो इसी दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो एक परिभाषा इसमें मिलती है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं अगर समझा जाए तो आप बताएंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है, जिस गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल। तो बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण एक गोलू कांच का गोला लाए थे, उससे काट के निकाले थे, तो गोले में केंद्र होता है, तो जब उससे हमने एक हिस्सा काट के निकाल लिया तो वही जो उसका केंद्र होगा गोले का, वही उस वक्र का होगा, और उसे ही हम नाम दे देंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हुई डियर? वक्रता केंद्र क्या है बताइए? वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ इसकी त्रिज्या भी रही होगी, है ना? केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते थे। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसके त्रिज्या को ही हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो दो परिभाषा में मिल गई कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और कह सकते हैं आप कि ये पॉइंट हुआ करता था ध्रुव और ये पॉइंट हुआ करता था वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे हम कह देंगे वक्रता त्रिज्या। देखो ये सब बेसिक है, ये सबको आता है। आगे देखिएगा, अगला हमें क्या समझना है? अगला हमें यह समझना था कि इसमें एक आता है मुख्य अक्ष। हमने क्या बोला? मुख्य अक्ष। तो इस पॉइंट पर मध्य बिंदु पे हमें मिलेगा दर्पण का ध्रुव और यहाँ पर हमें मिलेगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है ना? तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली रेखा होती है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। हम बस छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इससे दर्पण से संबंधित हम वही आपको समझाना चाहते थे। तो बेसिक हम समझते हैं कि जो ये बेसिक समस्या थी ये आपको आ गई होगी। क्या क्या हमने बताया? देखिए, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगला बताया कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उम्मीद है आपको आ गया होगा। जैसे देखिए, ये एक दर्पण है, बताएंगे ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है या अवतल है? जाहिर सी बात है ये एक अवतल दर्पण है, परावर्तन दवतल से होगा। ये इसका कहलाएगा मुख्य अक्ष, ये कहलाएगा इसका ध्रुव और ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। आ रहा है ना? तो आप पहचान लेंगे कौन कैसा था। जैसे ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है बच्चा लोग? ये एक उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये बिंदु इसका क्या हो गया? ध्रुव। वेरी गुड। ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये पहचान लेंगे आप। और यार आप हाई स्कूल में ये सब पढ़ के आए होंगे तो परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमने बता दिया चीज़ों को। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है पर आपको इतना तो आ ही गया। अब हमने बोला है अगर आप चाहें तो वही पॉज करके आप सारी परिभाषाएं लिख लीजिएगा, ठीक? क्योंकि हमने एक एक परिभाषा बोला है। यहाँ पर कुछ जरूरी बात आती है फोकस से संबंधित, है ना? हम ये समझेंगे कि आखिर फोकस क्या होता है। देखिएगा, समझिएगा। देखिए डियर, हमारे पास ये एक क्या है बच्चा लोग? ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? दरअसल भूल गया मैं। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है या अवतल? व्यवहारिक बात है, ये एक अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव रहा होगा, ये इसका क्या है? हाँ, ये इसका मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र। ये ध्रुव था ना? ठीक है। हमने क्या किया? इस पे एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे ले लिया? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, दर्पण पे टकराई, तो दर्पण चूर चूर हो जाएगा? तो ऐसे नहीं होगा भाई। जब ये दर्पण पे टकराएगी तो इसका होगा परावर्तन, क्योंकि ये है एक चिकना और पालिशदार तल।
और जब यहाँ पर ये टकराएगी तो सबसे पहला काम जब परावर्तन होता है जिस पॉइंट पे, तो बताइए हमने पिछली क्लास में क्या बताया था? पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? हाँ, क्या बताया था? पिछली क्लास में हमने बताया था जब परावर्तन होता है तो उस पॉइंट पर सबसे पहले हम क्या डालेंगे? अभिलंब। तो हमने इस पॉइंट पर अभिलंब डाला और मैंने बताया था अगर किसी गोले पे अगर हम अभिलंब डालते हैं ना बच्चा, तो सदैव वो केंद्र से होकर जाता है। किसी भी गोले पे अभिलंब डालेंगे सदैव केंद्र से जाएगा। जैसे मान लीजिए ये गोला है, इस पे अभिलंब डालो, ये कहीं केंद्र से गया होगा, पर केंद्र कहाँ है नहीं पता, तो एक अभिलंब और डाल दीजिए तो वो भी केंद्र से गया, तो यही कॉमन पॉइंट आया, यही मिल गया केंद्र। एक अभिलंब और डाल दो केंद्र से, एक अभिलंब और केंद्र से, एक अभिलंब और केंद्र से। तो वृत्त पर अगर हम उसके परिधि पर कहीं भी अभिलंब ड्रॉप कर दें तो वो सदैव वृत्त के केंद्र से जाता है। ये प्रमेय है, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, पर यहाँ देखिए, तो ये अगर गोला गोला बनता तो एक गोला बनता और इसका केंद्र यही होता। तो अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो ये हो गया अभिलंब। तो अब जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे जाएगी, तो इसका हो गया परावर्तन। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब केंद्र से जाता है, ये बात क्लियर रखना। अब देखिएगा, जब अगर ऐसा हो गया तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना? तो जिस बिंदु से ये जाएगी मुख्य अक्ष के, उसी बिंदु का नाम क्या होता है? फोकस। तो फोकस की परिभाषा क्या है पहले ये समझिएगा। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन को बोलते थे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का हम क्या बोलेंगे? फोकस। लेकिन समस्या क्या है, आइए देखते हैं। समस्या हमारे पास ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो दर्पण है वो ऐसे ना हो कि हमारे पास एक दूसरा दर्पण है बच्चा। ये दर्पण कौन सा है? ये दर्पण है अवतल या उत्तल? अवतल है ना? नहीं, ये वाला अवतल है और ये वाला एक उत्तल दर्पण है। इसे हम इसका क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है। इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या कहते हो? सही है ना? अब इस पे हम एक प्रकाश किरण डालेंगे, बता किधर से? उधर से या इधर से? उधर से ना? नहीं, ऐसे कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है? कलई किया है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया है। तेरे को अपनी शक्ल देखना है तो क्या करेगा बच्चा? दर्पण के पीछे जाके देखेगा, जिधर चिकना तल होगा वहीं पर तो देखेंगे ना। तो इसका मतलब इधर से हम इस पे प्रकाश किरण डालेंगे। तो हमने एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। क्या कहते हो? जाएगी, दर्पण से टकराएगी, चूर चूर हो जाएगी? नहीं, क्या उधर निकल जाएगी छेद के? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका होगा परावर्तन। तो हमारे पास समस्या क्या है? इसको नीचे भेज दें, इसको ऊपर भेज दें, कहाँ भेज दें? ये प्रकाश किरण इस दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ जाएगी बताओ? इधर आएगी, उधर आएगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ जाएगी? एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, उधर तो पक्का नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने पेंटिंग सेंटिंग किया है। ये तो कोई उल्लू से बड़ा भी उल्लू हो, जंगल से पकड़ के लाओ आदमी को बता देगा कि भाई इधर पेंटिंग किए हो, उधर प्रकाश किरण जाने वाली नहीं है। चलो, नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ समस्या है, इसको नीचे भेजें या ऊपर? तो अपने बुद्धि का प्रयोग ना करें। आपको नियम पता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर अभिलंब डाल दो बिना किसी से पूछे। और अगर ये गोलू गोलू हिस्सा है तो अभिलंब हमेशा वृत्त पर कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है बताइए? अगर वृत्त पर हम अभिलंब डालें परिधि पर तो कहाँ से जाता है? सुनाओ से, के क्लासेस से? कहाँ से जाता है? केंद्र से होकर जाता है। तो ये रहा केंद्र, तो यहाँ से होकर जाएगा। तो ये जो लाइन है ब्लैक मार्कर से, ये बच्चा लोग क्या इंगित करती है? ये बताती है कि ये वाला हिस्सा है अभिलंब। तो ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब देखो परावर्तित किरण, अगर एक इधर है तो परावर्तित उधर। परावर्तन का नियम याद करो, एक अभिलंब के इस तरफ, एक अभिलंब के उस तरफ। तो ये ऐसे टकराएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आया? लेकिन अगर सोचो, यहाँ पर एक बंदा खड़ा था, रामलाल, ये कोई भी रहा होगा यार, देखना घर में किसी का नाम होगा तो दिल पे मत लेना, है ना, मजाक कर रहे हैं। तो इस बंदे से पूछा गया, भाई बता तू ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? तो कहेगा मुझे लग रहा है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, सीधे। मैंने बताया रहा होगा ना, अगर कोई मान लो ऐसे तुम्हारे सामने से आ रहा है
तो तुमसे पूछे कहाँ से आ रहा, तुमको सामने आ रहा है, क्या पता इसे घूम के आ रहा हो। बहुत एग्जांपल समझाया इस पे यार, जब मैंने वर्चुअल इमेज समझाया रहा होगा पिछली क्लास में तो बताया रहा होगा। तो ये हो गया इसका फोकस। तो क्या ये सही सही इस पॉइंट से प्रकाश किरण आ रही है या प्रतीत हो रही है? इस बंदे को लग रहा है सीधे आ रही है, पर ये घूम कैसे चली गई है, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर फोकस आभासी टाइप और यहां पर क्या है, वास्तविक टाइप का मामला। आइए समझते हैं हम बताना क्या चाहते हैं। तो अब हम अगर फोकस की परिभाषा समझेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस की परिभाषा होगी आप बताएंगे, या अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए मिला जुला के परिभाषा समझते हैं। फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। देखो दोनों में जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, दिख रहा है ना, यहां पर सही से होकर जा रही हैं, और यहां पर मामला है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस की परिभाषा क्या हुई डियर बताइएगा। फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई कि आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का फोकस। तो फोकस क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आप यहां ये समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों के साथ किस प्रकार व्यवहार करेगा। देखिए एक बार मैं और बता देता हूं इस बात को। दरअसल अक्सर बच्चे इन चीज़ों को रटते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। किरण आरेख खींचना और प्रतिबिंब को समझना बेहद आसान है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, चीजें हमेशा याद रहेंगी। परिभाषा याद हो गई है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना, एकदम सही। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं। दरअसल अपने पास क्या मामला है, ये एक दर्पण है डियर, ठीक है ना, और इस दर्पण को दुनिया क्या कहती है, उत्तल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। और यहां पर इसका क्या होगा, फोकस, अरे ध्रुव है, यहां पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब बताइएगा, हमने एक प्रकाश का समांतर ले लिया, बस समझना है कि कहां जाएगी। तो पहले इस पॉइंट पर हमने क्या डाला, अभिलंब, तो एक उस तरफ तो एक इस तरफ। अब ऐसे एक प्रकाश किरण डालता तो अभिलंब एक इस तरफ, यानी अब ऐसे एक तो ये भी इस तरफ, एक ऐसे तो ये भी इस तरफ। सोचो अगर एक प्रकाश किरण नीचे जाती तो अभिलंब ऐसे डालते तो ये इस तरफ जाती। तो अब यहाँ फिर से देखो, ये एक अवतल दर्पण है, इस पे प्रकाश किरण डालेंगे तो बताओ ये कहाँ से जाने वाली है, नीचे ऐसे जाएगी, तो यहाँ वाली ऐसे ऊपर जाएगी क्योंकि इसका अभिलंब ऐसे पड़ता ना। तो ये वाली कहाँ जाएगी, नीचे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली नीचे। क्लियर हो गया। तो सारी प्रकाश किरणें आके एक बिंदु पर मिलने लगी कि नहीं, और जब ढेर सारी फैली हुई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आए तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो अपसारी होगी या अभिसारी। तो देखिएगा, प्रकाश किरणें एक बिंदु से अगर ऐसे निकल के फैलने लगे तो इसे बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं डियर, अपसारी। और सारी प्रकाश किरणें जाके एक बिंदु पर मिलने लगे तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी, यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो ये किस नेचर का है, ये है कन्वर्जिंग नेचर का, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। आइए इसी प्रकार हम देख लेते हैं अपने उत्तल दर्पण साहब किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा, क्या कहते हो, अरे यार ऐसे कैसे घनघोर बेइज्जती, गोलू गोलू उधर बनेगा तो वक्रता केंद्र भी तो उधर जाएगा ना, एकदम सही उधर ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण ऐसे डाले, सोचो अभिलंब ये होता तो परावर्तित ऐसे चली जाती, तो ये पीछे इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है ना, ठीक है। एक प्रकाश किरण ऐसे डाले तो अभिलंब ये होता तो ये इधर चली जाती, तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, नीचे, ये कहाँ जाएगी, नीचे, ये कहाँ जाएगी, नीचे, ये कहाँ जाएगी, नीचे, बोलो ये कहाँ जाएगी, ऊपर, ये ऊपर, ये वाली ऊपर। तो ये प्रकाश किरणों को फैला दिया। तो उत्तल दर्पण की जो क्वालिटी है वो डाइवर्जिंग नेचर की है, फैला देता है प्रकाश किरणों को, जबकि अवतल दर्पण एक बिंदु पर सिकोड़ देता है प्रकाश किरणों को, कन्वर्जिंग नेचर का है, यानी एक है अपसारी और एक है अभिसारी। तो कहने का तात्पर्य मेरा जो था कि प्रकाश किरणों के साथ
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार व्यवहार करेगा, ये आप बेहतर तरीके से अब समझ भी गए होंगे और बता भी सकते हैं। जब इस पे भी हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो और बेहतर समझ में आएगा। चलिए बताइएगा। तो एक नियम हम आपसे पूछना चाहते हैं फिर से। ये एक दर्पण है, दर्पण कौन सा है बच्चा बताइए, उत्तल है या अवतल? सामान्य बात है, ये एक दर्पण है जो कि है अवतल दर्पण। और आप बताइएगा हमें कि अगर ये एक अवतल दर्पण है तो ये इसका जो होगा वो क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव होगा और यही कहीं वक्रता केंद्र था। तो अगर मैं एक प्रकाश किरण समांतर डाल दूं, तो अभी मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस कहते हैं। यानी एक नियम समझ में आ गया कि समांतर आने वाली पक्का कहां से जाएगी, फोकस से। क्लियर हो गया? समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां जा रही है, फोकस से। तो बीच में ये पॉइंट मिल गया, फोकस। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसी प्रकार फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो एक नया शब्द मिल गया, फोकस दूरी, और एक क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार ये अवतल दर्पण है। हाँ सर बताइए जल्दी फटाफट। ये अवतल दर्पण है, क्या मजाक है, उत्तल है। यहाँ वक्रता केंद्र होगा, अरे ना बाबा, इधर होगा वक्रता केंद्र। समांतर प्रकाश किरण आई, बोलो कहाँ जाने वाली है, ऊपर। तो इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हुई थी, इसे बोलेंगे फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को F से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, R से। हम उम्मीद करते हैं जो ये बेसिक चीजें हैं वो आपको आई होंगी। ऐसे एक हेडिंग और है इसमें, फोकस तल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो फोकस तल किसे कहते हैं, तो वह तल जो फोकस से होकर जाता है उसे हम कहते हैं फोकस तल। फोकस से जाने वाले तल को ही हम क्या कहते हैं, फोकस तल। लेकिन शर्त यह है कि वह तल मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को हम कहते हैं फोकस तल। तो उम्मीद है ये आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। बेसिक है, थोड़ा जल्दबाजी हो जा रही है क्या यार। दरअसल जल्दबाजी के पीछे कारण भी ये है, ये निहायत तो बेसिक है, ये 10th लेवल की चीज़ें हैं और अब आपको ये सब आना चाहिए। ये 10th की क्लास नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम कवर कर दे रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि आप इन चीज़ों को नहीं पढ़े हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें एक प्रूफ देखना है हमें आज, है ना। हमें समझना है F व R में संबंध। ये क्या लिखा है भाई, F व R में संबंध, ये क्या गोची मुची लिख दिया मैं जल्दबाजी में। हमें समझना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। अच्छे समझिएगा, बहुत बेसिक है, आ जाएगा बिंदास। और इसमें भी मैं एक मस्त ट्रिक दिखाऊंगा कि शॉर्टकट इस बात को कोई पता नहीं कैसे ध्यान नहीं देता, अभी देखिएगा आएगा। हम सबसे पहले देखेंगे एक दर्पण के लिए जिसका नाम है अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण के लिए समझना चाहते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एकदम धैर्य से बोर्ड पे देखिएगा, नहीं ये प्रूफ जानते हैं ना, छूमंतर हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। ये एक दर्पण है और आपको पता होगा ये एक उत्तल दर्पण है, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण है। और जो ये लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए क्या है ये लाइन, क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है ना, ना ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर होगा वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर होगा फोकस, क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इधर बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसका होगा क्या, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर इसका क्या होगा, फोकस। अब बताइएगा, फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो हमने इसे F से लिख दिया। इसी प्रकार वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हमने इसको किससे लिख दिया, R से। तो ये डिस्टेंस R है और ये कितना है, F। अब समझिएगा हमने क्या किया, एक जब फोकस को हमने पता लगाना था तो हमने क्या किया था डियर, बताइए। हमने एक प्रकाश किरण ले लिया था मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। समांतर जब थी तो हमने इस पॉइंट पर क्या डाला था, अभिलंब। और जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है, ठीक है ना। और उसके पश्चात आपने कहा कि ये परावर्तित प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और जो ये कोण है और जो ये कोण है दोनों आपस में क्या है, बराबर। चलिए इस बिंदु को हमने यम लिख लिया और इसका नाम चलो हम यल लिख लेते हैं, ठीक। चलो यल ना लिख के चलो हम आर लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा आर यहाँ पर है क्या यार, कुछ भी मान लो जो आपका मन कहे यार, जो आपका मन कहे। चलो हम यल ही लिख लेते हैं, यल अच्छा लगता है हमें। अब आओ देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर। ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों में हमें संबंध निकालना है। तो सबसे पहला काम आप ये देखिएगा
कि जो ये कोण है और जो ये कोण है ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे कोण LMC बराबर कोण CMF। तो CMF हमने कैसे लिखा ये समझ में आया? देखो ABCD यहाँ P लिखा है। अगर मुझे ये कोण दर्शाना होता है तो कोण लिखने का तरीका पहले इसे निशान लगाते हैं और इसको दर्शाना इधर से लिख के से बंद कर देते हैं। तो APC, इसे मैं APC लिख सकता था, पर अगर आप चाहते तो लिख सकते थे CPA। ठीक है, सॉरी यार सॉरी, डरा दिया क्या आपको? कोई ना यार, अब ये तो अनवांटेड चीज़ें हैं ना, अब ये तो आएंगी ही। कोरोना तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, चलो समझते हैं। LMC और या ऐसे जो भी रहा होगा तो लिखना आ गया ना, एंगल ऐसे लिखते हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिएगा तो CMF बराबर हो गया। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। एक बात जानते हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हों, एक तिरछी रेखा अगर काट दे तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ये कोण बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये प्रकाश किरण दोनों आपस में समांतर हैं और ये एक तिरछी रेखा अगर इसको काट रही है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है। तो लिखवाइएगा, इस कोण का मतलब हो गया कोण LMC बराबर इस कोण का मतलब हो गया MCF। तो हमने लिख दिया कोण MCF। अब देखिएगा, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम यहाँ दर्शाएंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। आप ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। मैं कह दूं कि AB के बराबर BC के बराबर, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूं कोण CMF बराबर MCF। यानी क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, CMF यानी ये कोण और MCF यानी ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, नीला वाला मार्कर, ये और ये, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो एक नियम होता है। वो क्या नियम होता है? प्रमेय में आगे पढ़ेंगे आप, मैथमेटिक्स में। अब आगे क्या पढ़ेंगे? हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाएं तो उनसे जो संगत भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे देखो, ये दोनों मार्कर एक ही कंपनी के हैं? नहीं हैं, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं और आपस में बराबर हैं। और इनको अगर मैं ऐसे कर दूं और अब देखो, अगर आप तो ऐसे रखने पे नीचे ये बराबर कोण बना रहे हैं, देख के लग रहा है, और इसकी वजह से ये दोनों मार्कर आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर सोचो एक मार्कर छोटा होता, जो ये वाला मार्कर है, ये वाला मार्कर छोटा होता, इतना होता बस, और ये मार्कर बड़ा होता। अगर मैं इसको ऐसे लगा के ऐसे अब लगा दूं तो देख के लग रहा है ना कि इधर वाला कोण छोटा है और इधर वाला कोण बड़ा है। अब इसको मैं धीरे धीरे भुजा बड़ी करते जाऊं, देखो तो कोण बराबर होते होते अब देखो कोण बराबर हो गया ना। जब भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर, इसका मतलब जब दोनों कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनका कोण भी आपस में क्या हो गया? बराबर। आइए देखिए, बताइएगा हमें, ये एक त्रिभुज है, अगर ये और ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हो जाए, मतलब ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, अगर ऐसे मान लो कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर। अच्छा, ये बना तो है ऊपर, अब इसी में घुमा फिरा के यार आ गया होगा आपको। चलिए, क्या कर रहा हूं ये, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब जो ये कोण है वो बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो अब हम इसमें क्या समझ सकते हैं? और देखिएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए, भाई किस लिए? इसलिए कि जो भुजा CF है वो भुजा FM के बराबर हो गई। कुछ तो कहेंगे बस ये FM मिल गया, अब बजा लेते हैं। नहीं, बजाएंगे नहीं, आइए इधर देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात एज्यूम करनी पड़ती है, और वो क्या है ये समझिएगा। अगर मैं ये प्रकाश किरण यहाँ से डाला होता, सोचो ऐसे, ठीक, तो अभिलंब यहाँ से ऐसे आता है ना, तो ये फोकस इसे जाता। लेकिन अगर प्रकाश किरण यहाँ से डाला होता तो ये ऐसे जाता फोकस से, और यहाँ से डाला होता ऐसे प्रकाश किरण तो फोकस ऐसे जाता। तो अगर यम धीरे धीरे खिसकते खिसकते P के पास चला आए, ठीक है,
तो इसका मतलब ये होगा कि जो यफ से यम तक दूरी है, जब यम यहीं चला आएगा तो यफ एम ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, और यफ एम और यफ पी लगभग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब हम यहाँ पर एक एज्यूम करेंगे, एक बात हम कहेंगे, यदि यम दर्पण के ध्रुव के अत्यंत समीप आ जाए, अत्यंत समीप आ जाए, ये हमने ऐसा माना कि जो m है वो दर्पण के ध्रुव के समीप आ जाए। जब यम चला आया p के पास, तो जो यफ से लेके p तक की दूरी है वही यफ से लेके यम तक की दूरी है। बात समझ में आ रही है? तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं fm बराबर fp, fm बराबर fp, यानी जो fm है ये भुजा वो fp के बराबर हो गई। और आप ध्यान से देखें तो हम fm के स्थान पे cf लिख सकते हैं, क्योंकि cf बराबर क्या है, fm। तो fm के स्थान पर हमने cf लिख दिया, या इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 लिख दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो fm के स्थान पे हमने cf लिखा बराबर fp लिखा, तो cf और fp आपस में बराबर हैं। और आप ध्यान से देखें तो fp का मान f है, फोकस दूरी है ना, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हमने f से लिखा है। तो यानी इसका मतलब cf बराबर fp बराबर f। तो c से f तक की दूरी भी हो गई f, और f से p तक की दूरी भी हो गई f। अब सुनिएगा, अगर मेरे को c से लेके p तक जाना है, c से लेके p तक जाना है, तो मैं c से जाऊंगा f, ठीक है, और फिर मैं f से जाऊंगा p, तो मैं लिख दूंगा यहाँ f से लेके p। अब बताओ c से लेके p तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अरे यार ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इसको किससे लिखते हैं, r से। cf, c से लेके f तक की दूरी और f से लेके p तक की दूरी, दोनों का मान f है, तो f प्लस f, और f कितना होता है, 2f। तो हम कह सकते हैं r बराबर 2f, यानी हमें मिला 2 को इधर भेज देने पे f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पर यहाँ पर एक बात का लफड़ा है, और वो क्या है, देखिएगा, इस प्रूफ को हम कितना छोटा बना सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए कल्पना करवा के दिखाते हैं आपको, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। खैर अगर पेपर में आएगा तो एग्जामिनर के साथ घनघोर मजाक मत करिएगा, ऐसे मत हल करिएगा, ठीक नहीं, गुस्सा आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे। हमने बताया हमें f बराबर r/2 टाइप का कुछ कांड ऐसे करना है, जो भी करना, ठीक है यार। देखो ये है अपना ध्रुव भाई साहब, इसको किससे लिखते हैं, हमने p से लिख दिया। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, हमने c से लिख दिया। यहीं कहीं फोकस दूरी थी, f से लिख दिया। हमने क्या किया, यहाँ से इसे कुछ बना था, ठीक है। सोचो अगर मैं एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से कहीं से ड्रॉप करना चाहता था, चलो समांतर ही ले लेते हैं एक प्रकाश किरण। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, तो इस पे हमने एक अभिलंब डाला और ये फोकस से चली गई, ठीक है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, किससे लिखते हैं, r से। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और किससे लिखते हैं, f से। पहले बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अच्छी बात है यार, एकदम बकवास बात है ये, क्या इसमें रखा है, चित्र समझ में आया? अबे वही दोहरा दिया यार, जो यहाँ था वही वहाँ लिख दिया, आ गया होगा। इसको हमने यम से लिखा, किससे, यम से। इस पॉइंट को हमने किससे लिखा, यल से। अरे लिख दो यार। हमने कहा जो बात हमने ये मानी है कि यदि यम दर्पण के ध्रुव के समीप आ जाए, तो अगर मैं वही मान लूँ तो क्या तकलीफ किसी को, चलो मान लेते हैं। तो हमने कहा यदि यम दर्पण के ध्रुव के समीप आ जाए, बुला लो भाई इनको भी, समीप आ गया। एक बात यहाँ देखिएगा, और मजेदार बात है ये, थोड़ा अच्छा लगता है देख के। क्या अच्छा लगता है, ध्यान से देखो। हमने ये बताया अभी अभी आपको कि अगर ये कोण सपोज कितना होता, आई, क्या होता, आई, तो ये कोण भी होता आई। ऐसा क्यों होता बच्चा लोग? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। वेरी गुड। और ये रेखाएं अगर समांतर हैं और अगर ये कोण आई है, तो ये कोण भी कितना होगा, आई। और एक नियम होता है त्रिभुज में, क्या होता है समझ लो। जो त्रिभुज का बहिष कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर ये 30 होता, ये 70 होता, तो गारंटी है ये 100 है। गारंटी कैसे दिखाएं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, मानते हो ये बात?
अरे नहीं मानते तो मान लो। और अगर 180 होता है, ये 100 लेके भाग गया तो बचा कितना 80, तो यानी ये पाएगा 80, और कुल होता है 180, तो ये 80 लेके निकल लिया तो कितना बचा 100। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इधर वाला इन दोनों के योग के बराबर है। फिर से देखो अच्छे समझो, ये वाला 30 है, ये वाला 30 है, तो हम एकदम दावे से बता देंगे ये वाला 60 आएगा। कैसे? 30 कितना हो गया 60, कुल होता है 120, अरे सॉरी यार 180, 60 निकल गया बचा 120, कुल 180 बचा 60। चित्रगणित बना है लेकिन भावनाओं को समझ रहे हैं। ये आ गया ना कि बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है यार, आ रहा होगा। तो ये आई तो ये बहिष्कोण कितना हो गया 2i, सामने वाले अंदर वाले कोणों के बराबर हो गया। अब समझो, अगर जब यम दर्पण के ध्रुव के समीप चला आया, जब यम कहाँ चला आया? दर्पण के ध्रुव के समीप चला आया, तो इससे क्या हुआ यही हमें समझना है। देखिए, हमें एक बात ये पता है कि जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, इन दोनों में एक बात खास है कि ये इसका दुगना है। यानी क्या मैं कह सकता हूं, जो कोण MFP है, देखो MFP, जो ये कोण है ये दुगना है किसके? कोण MCP के। तो MCP के मैं कैसे लिखा ये बात पहले बताओ, सबको आया या नहीं? कि ये I है तो ये 2i है। कैसे मैंने लिखा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमने कहा कि जो ये कोण है ये इसका दुगना दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया कि भाई साहब जो MFP है वो MCF का दुगना है, तो मैंने 2 गुना करके लिख दिया। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि जो कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहली बात तो ये समझ लो कि C से लेके P तक और C से लेके यम तक ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएंगे और ये केंद्र बन जाएगा। पर कतई ऐसा नहीं होगा कि F से लेके P तक और F से लेके यम तक ये त्रिज्या बने। लेकिन अगर जब ये यम चला आएगा दर्पण के ध्रुव के समीप, तो जो FM है और FP है, जब दोनों बराबर हो गया तो ये भी वृत्त यानी वृत्ताकार टाइप की आकृति बन जाएगी और ये भी त्रिज्या टाइप का व्यवहार करने लगेगा। तो अब देखिएगा, अगर हम बात करें कोण MFP की, ढूंढो कौन है MFP, ये वाला कोण। तो कोण बराबर आपने बताया चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का मतलब क्या है? MP, तो हमने लिखा चाप जो है ये MP है, और बटे त्रिज्या तो F से लेके P तक, तो त्रिज्या है FP। पहले बताओ ये कैसे लिखा, समझ में आ गया ना? बराबर 2 गुणे MCP, ध्यान से देखो MCP ये वाला कोण है, और कोण बराबर चाप, यही हुआ देखो, इसके लिए भी चाप वही है और बटे त्रिज्या ये, तो इसके लिए चाप का मान लिखेंगे वही चाप MP और बटे त्रिज्या C से लेके P तक, तो मैंने लिख दिया CP। ध्यान से देखो तो ये दोनों तरफ है तो ये कट गया, अरे कट गया ना, और यहां मिला 1/FP। तो F से लेके P तक की दूरी है फोकस दूरी, दुनिया F से लिखती है, और बराबर यहां लिखा है 2 और बटे ये लिखा है CP। C से लेके P तक की दूरी किससे लिखे हैं? R से। तो देखो इधर उधर कर दो तो ये इधर आया R का नाम R बराबर 2F, या 2 को इधर भेज दो तो R/2 बराबर F, यानी हमें F बराबर R/2 मिल गया। कितना आसान था, 1 2 3 लाइन में आपको F बराबर R/2 मिल गया, बेहद आसान। बस यहाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मस्त था ना? ये प्रूफ बिंदास रहा होगा और ये तो आपको पका दिया होगा। चलिए थोड़ा आपको और टॉर्चर करते हैं, हम इस बात को और अच्छे से बता देते हैं एक बार, अगर आपको ना आया हो तो। उम्मीद है इसे आप लिख रहे होंगे, है ना? आपके मोबाइल में एक बटन है पॉज की, उसका कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है? चीज़ों को जब हम बता दिया करें तो पॉज करें और फटाक से उसको उतार लिया करें। आइए देखते हैं, हमने अभी बताया F बराबर R/2 का प्रूफ कैसे था, देखो जल्दी जल्दी बताओ हमको साथ साथ हमारे। ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इसका क्या है बच्चा लोग? मुख्य अक्ष। इसे दर्पण का क्या बोलेंगे? ध्रुव। यहाँ पर इसका क्या है? फोकस। यहाँ पर वक्रता केंद्र। एक प्रकाश कण मुख्य अक्ष के क्या आएगी? समांतर। हमने इस पर क्या डाला? अभिलंब। ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। इतना समझ में आ गया है? इस पॉइंट को M, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को L। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर।
ठीक है। फिर ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, मतलब ये कोण इसके बराबर। और जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। जब ये दोनों भुजा बराबर तो ये चलाया दर्पण के ध्रुव के समीप, और जब यम चलाएगा दर्पण के ध्रुव के समीप तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर। और जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर तो ये एफ है तो ये भी एफ, और टोटल कितना था, आर। तो आर बराबर क्या मिल गया, 2f, यानी एफ बराबर क्या मिल गया, r/2। हो गई नेक लाइन में, नहीं आया, फिर से देखो। अगर एक बार ऐसे ऊपर ऊपर समझे रहोगे तो प्रूफ पूरा आ जाएगा। क्या करेंगे, फिर से देखना। हमने कहा हमारे पास ये एक दर्पण है, बोलो बच्चा कौन सा दर्पण है, ये उत्तल ना, अवतल। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या है, फोकस। यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। एक प्रकाश कण कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इस पॉइंट पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब, है ना। समांतर आने वाली कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ठीक है। अब बताओ हमें, जो ये कोण है और जो ये कोण है वो आपस में बराबर है, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर। अब क्या करेंगे, ये ध्रुव के समीप चला आएगा तो ये भुजा इसके बराबर। तो सोचो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं। तो यानी ये इसके बराबर और ये भाई साहब एफ थे तो ये भी एफ हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं। और टोटल कितना था, आर। तो जो आर है वो 2f के बराबर हो गया। इसको उधर भेज देंगे तो ये बराबर r/2 आ गया। देखिए ना कितना आसान था, आ गया या नहीं। क्या किए थे, एक हमारे पास दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, इसका फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। प्रकाश किरण समांतर कहाँ से जाएगी बताइए, ये इस पर डालेंगे क्या, अभिलंब। ये यहाँ से आएगी फोकस, इधर से गई, आ रहा होगा यार। ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर, दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब दोनों भुजा बराबर हो गई। ये दर्पण के ध्रुव के समीप चला आया, ये भुजा इसके बराबर हो गई। इसका मतलब तीनों भुजा बराबर हो गई। ये दूरी एफ थी तो ये भी एफ हो गई। टोटल आर है तो आर बराबर 2f, एफ बराबर r/2। बेसिक है यार ये। तो ऐसा जो प्रूफ होगा आप आसानी से कर लेंगे। इस पर हमने टाइम बर्बाद किया, हमें पता है, पर अब सिलेबस में अगर चीज़ें आसान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई भी हिस्सा समझ में नहीं आया तो यहाँ तक देखने के बाद अब फिर से आप क्या करेंगे, प्रूफ को शुरू से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर से एक बार पूरा कवर कर लेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आ जाएंगी, ठीक। आप वेट करें। हर एक चैप्टर में हमने बताया है ना, हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक चलेंगे। इसका मतलब जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है और जितना कठिन से कठिन हो सकता है, हर एक मुद्दे पे अच्छा खासा डिस्कशन होगा और अच्छे खासे तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप बोर ना हो, अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को देखें, आएगी चीज़ें समझ में। भौतिकी है तो थोड़ा चीज़ें टेक्निकल होंगी, दिक्कत थोड़ी बहुत तो हो सकता है हो रही हो आपको, पर बेसिक है यार। 9th 10th में कवर किए होगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये बेहतर था, ये तो लाजवाब था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हिस्सा ना समझ में आया होगा तो अभी हम उत्तल दर्पण के लिए आपको बताएंगे। अच्छा एक काम करिएगा, ये आप हमें बताइएगा। अब बताएंगे क्या आप हमें, आप करिएगा, इसे अपने से करिएगा शॉर्टकट उत्तल के लिए। हमने अवतल के लिए बताया है, उत्तल दर्पण के लिए F बराबर r/2 शॉर्टकट तरीके से आप बनाइएगा, इस टाइप वाला बना के, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर मेरा आ गया F बराबर r/2 उत्तल के लिए, ठीक है। चलिए इस क्लास में बस इतना ही करते हैं और आप इसे घर पे पढ़ें, चीज़ों को रिवाइज करें बार बार। कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएं कमेंट में, हम उसका समाधान करेंगे। जो आपको चैप्टर वीक लगे, जो चीज़ दिक्कत हो, जो समझ में ना आए आप बताएं, समाधान जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।